नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे जो डिजीज़ है पिटियोसिस, उसको आज डिस्कस करेंगे कि पिटियोसिस किसे कहते हैं और ये किस पे इफेक्ट करती है। ओवरऑल कौन सा वायरस है जो इफेक्ट करता है या फिर बैक्टीरिया है जो इफेक्ट करता है अपनी बॉडी के किस सिस्टम पे। ओवरऑल जितने भी इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उन सबको क्लियर करेंगे, जिसमें आता है कि सिम्टम क्या है, काज क्या है और उसके अलावा रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स, उसके अलावा अगर मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर में। उसके बाद डिस्कस करते हैं पिटियोसिस क्या है। ठीक है, पिटियोसिस इज द एक्यूट हाईली कंटामिनेटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। पिटियोसिस को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो पिटियोसिस हमें पता है कि हाईली जो कंटामिनेटेड होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो हाईली कंटामिनेटेड है। और उसके अलावा कास कौन करवाता है, बोर्डेला पिटियोसिस वो क्या करवाता है, वो करेक्टराइज बाय द पैराक्सिमल एंड स्पोर्डिंग जो कफ होती है एंडिंग विथ द वैक्स। जो हम बात करते हैं कि ऐसी कफ जो क्या करे कि स्पोर्डिंग एंड पैराक्सिमल होती रहती है और उसके अलावा उसको वैक्स भी कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इट इज मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर ऑफ द एज। जो भी 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन ये डिजीज होती है। इसमें क्या होता है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसमें हम कहते हैं ना सूखी खांसी, उस तरह से ये क्या है कि कंटिन्यूस चलती रहती है और उसके अलावा इसमें साउंड भी होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको पिटियोसिस में मोस्ट कॉमन जो 5 ईयर के छोटे बच्चे हैं उनमें मोस्टली हमें दिखाई देता है पिटियोसिस डिजीज। ठीक है, और उसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करते हैं किसी की स्नीजिंग से या फिर कफ से, क्या है कि वो ड्रॉपलेट ट्रांसफर होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, ड्रॉपलेट कॉन्टेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 से 14 दिन तक होते हैं, जो जिसमें इसके सिम्टम्स नजर आ जाते हैं। अगर पेशेंट को सिम्टम नजर आते हैं 7 से लेके 14 दिनों में ही उसको पेशेंट को सिम्टम्स नजर आ जाते हैं। और उसके अलावा 5 ईयर से कम जो एज के बच्चे होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन पिटियोसिस डिजीज होती है। और उसके अलावा ट्रांसमिट किस तरीके से होता है, एज अ ड्रॉपलेट के थ्रू वो ट्रांसमिटेड होता है। स्नीजिंग, कफ, इनके थ्रू क्या है कि वो ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, इसके अलावा डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। कार्डिनल जो हम देखते हैं जो भी सिम्टम साइन और सिम्टम्स होते हैं उसमें लीस्ट फॉर द 10 डेज जो साइन और सिम्टम्स हम देखते हैं कि अगर ऑनसेट तो फिर वो क्या है, ऑनसेट वेजिंग्स, क्राउजिंग एंड हॉकिंग्स, कफ एंड नाइट विथ द बिकम्स ड्रेनल एंड लेटरल एंड मेसल्स। ये सारी क्या है कि उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। क्या होगा कि है ना, उसको वेजिंग्स और उसके अलावा उसको कफ होगी और बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा जो नाइट में है बिकम्स ड्रेनेज एंड लेटरली एंड मेजल्स जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे नजर आते हैं। और पैराक्सिमल फ्रेज में हम क्या देखते हैं, पैराक्सिमल फ्रेज में हम देखते हैं इट लेटरली फॉर द 2 and 4 वीक्स। अगर कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइज बाय द एपिडेमिक कंडीशन क्या है वो देखते हैं। प्रॉक्सिमल कफ विथ द जो भी कफ होगी वो प्रॉक्सिमल इंक्रीजिंग एंड इंस्टेंट इंड विथ द हाई पिच, मतलब कि इतनी उसकी हाई पिच वाली कफ होगी, हम कहेंगे ना तेज खांसी होगी, उसको हाई पिच वाली कफ होगी। और उसके अलावा हाई पिच ऑफ कफ एंड जो फॉलोइंग द वोमिटिंग, और कभी कभी क्या होगा कि कफ की वजह से वोमिटिंग भी हो जाती है। और उसके अलावा इन्फेंट में बिकम्स आर, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनको साइनोटिक कंडीशन भी हो जाती है कफ के थ्रू। इतनी तेज कफ होती है उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, वेजिंग साउंड और स्नीजिंग, ये सारी चीजें कंडीशंस वो फेस करता है। और कन्वोलेंस में फ्रेस में अगर हम देखते हैं सिवियरिटी ऑफ कफ कितनी सिवियरिटी है। ठीक है, कन्वोलेंस जो फ्रेस होता है उसमें हम सिवियरिटी देखते हैं कि कफ कितने टाइम से अगर
एक्यूट से क्रोनिक में वो चली गई है तो उस हिसाब से उसकी सीवियरिटी ज़्यादा हो। और अगर कोई बच्चा कफ ले रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, वो साइनोटिक कंडीशन में भी जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिलेगी नहीं, फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और उसके अलावा डिक्लेयर्ड ओवर 1 और 2 वीक में डिक्लेयर हो जाती है, सीवियरिटी पता चल जाती है। ठीक है, ओवरऑल हमें पता है कि इसमें जो भी सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, हमें सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि कफ अगर 10 दिनों के बीच में है या फिर 15 दिनों के बीच में है तो हमें पता चल रहा है कि अगर वो एक उसकी पिच हाई वाली जो कफ जो जिसमें अगर हम बात करते हैं कि ईंड जो कफ होती है ना, ईंड कफ का वो हाई पिच का हो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ हो और तेज खांसी हो तो उसको हम कह सकते हैं कि वैक्सिंग कफ या फिर पिटियोसिस। ये एक साइन और सिम्टम्स होता है। मोस्ट कॉमन जो पिटियोसिस में होता है वो कफ के थ्रू ही हम चेक करते हैं कि किस पेशेंट को पिटियोसिस डिजीज हुई है। इसके अलावा डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशन को। तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होती है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और जो इस पे जो मोस्टली रेस्पिरेटरी इफेक्ट ज़्यादा करता है और उसको अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी में क्या होगा, ब्रोंकाइल्स हो जाएंगे और ब्रोंकियल नमोनिया होगी उस पेशेंट में, और इम्फेजिमा और उस इम्फेजिमिया, और उसके अलावा जो भी उसकी जो जितनी भी नॉर्मल जो रूटीन होता है रेस्पिरेटरी का वो ओवरऑल चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा ओटिटस मीडिया होगा, फायरिंग अप एंड उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी क्या है कि जो ट्यूबरकुलोसिस और ओवरऑल इतनी ये सारी डिजीज़ क्या है कि हो जाना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि ये क्या है कि इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारे रेस्पिरेटरी पे। अगर इस डिजीज़ की बात करते हैं पिटियोसिस, ये इफ़ेक्ट ज़्यादा करती है रेस्पिरेटरी पे, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन में ही रेस्पिरेटरी जो भी डिसऑर्डर होंगे वही आएंगे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर ओटिटस मीडिया हो गया, इम्फेजिमिया हो गया या फिर ब्रोंको नमोनिया हो गया। ये सारे इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और उसके अलावा अगर न्यूरोलॉजिकल अगर देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि कन्वलेंस होगी, जिसमें क्या करते हैं कि है ना जो सीजर्स आना, और उसके अलावा एनसेफलाइटिस, सेरिब्रल हेमरेज, और उसके अलावा सब कॉन्जुगेटल हेमरेज। ये सारी क्या है कि अगर हमने वहाँ बात की रेस्पिरेटरी पे, ब्रोंकोइल नमोनिया हो रही है, ट्यूबरकुलोसिस हो रही है, ओटिटस मीडिया हो रहा है, वो सारी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड करती है। अगर न्यूरोलॉजिकली बात करते हैं क्योंकि वो हमारे अपर ओवरऑल हम अपर की बात करते हैं, न्यूरोलॉजिकल वो भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है कन्वेलेंस, जिसमें हम कहते हैं कि ना एबनॉर्मल जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो जाए, और उसके अलावा एनसेफलाइटिस, और उसके अलावा जो भी सेरिब्रल हेमरेज, ब्लड का आना सेरिब्रल साइड से, ठीक है, और उसके अलावा सब कॉन्जुगेटल्स हेमरेज, और उसके अलावा मालन्यूट्रिशंस, हर्निया, ये सारी क्या है इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें हमें पता चलता है कि अगर इस पेशेंट को पिटियोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको अगर सही से ट्रीट ना किया या फिर जल्दी ट्रीट ना किया तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इन जो भी डिजीज़ हैं उस पिटियोसिस उसको हमें जल्दी से जल्दी क्या है कि ट्रीट करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा बात करते हैं डायग्नोस की। तो डायग्नोस में हम क्या करवाएंगे कि कल्चर ऑफ नोज़ोफेरेंक्स फेरेंजाइटिस जो है उसकी जो हम कल्चर करवाएंगे, और उसके अलावा हम क्या करेंगे एंडोमेट्रियम जो भी वहाँ की लेयर है उसको हम उसका कल्चर ओवरऑल कल्चर कराएंगे, और उसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, और उसके अलावा रूटीन ब्लड टेस्ट करवाएंगे, एलिवेटेड ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे WBC तो है वो हमेशा बढ़े हुए होते हैं, तो हम अपने ल्यूकोसाइट्स को भी देखते हैं कि कितने इंक्रीज है। अगर इंक्रीज है तो हमें पता चलता है CBC में कि है ना इसको कोई इन्फेक्शन हुआ है। और उसके अलावा हम क्या देखेंगे, चेस्ट एक्सरे में भी देखेंगे कि वो क्या कर देती है कि वहाँ एनवायरनमेंट चेंज कर देती है लंग्स का, तो हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे जिससे हमें पता चलता है कि पिटियोसिस डिजीज। उसके अलावा बात करते हैं ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन की। तो सबसे पहले अगर प्रिवेंट में हम करते हैं तो
बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि एक बेसिलस जो बैक्टीरिया है वो करवाता है, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे ताकि जो भी उसका काउंट है, जो बैक्टीरिया है वो उसको हम ट्रीट कर सके, ठीक है, उसको किल कर सके। तो इसलिए हम एंटीबायोटिक देते हैं और उसके अलावा एरिथ्रोमायोसिन 40 to 50 mg पर kg के हिसाब से एक दिन में देते हैं और थ्री डिवाइडेड द डोज फॉर द 14 डेज में नोबलाइज एंड विथ द जो भी नोबलाइज करना, और उसके अलावा उसमें क्या करते हैं, नोबलाइज करते हैं, उसके अलावा एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, उसको 14 दिन तक हम देखते हैं और उसके अलावा दिन में 3 बार डिवाइड करके, और उसके अलावा गुड न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड इनटेक एंड अवॉइड कफ एंड कफ सप्रेशन एंड एंटीहिस्टामिन देते हैं ताकि उसको ज्यादा कफ ना हो, और उसके अलावा न्यूट्रिशन उसकी अच्छी रखते हैं और वाटर ज्यादा देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि कफ होने की ज्यादा होती है, तो उस वजह से क्या करते हैं, वाटर की नीड पड़ती है। और उसके अलावा प्रिवेंशन में क्या करेंगे, prophylaxis and chemoprophylaxis for the children or closely family contact with the erythromycin। और उसके अलावा देखेंगे कि कौन ऐसा पेशेंट्स है जिसकी फैमिली कांटेक्ट में चाइल्ड वगैरह क्लोजली है, तो उनको क्या करेंगे, एरिथ्रोमायोसिन, और उसके अलावा एक्टिव इम्यूनाइजेशन एज पर न्यूट्रिशन के हिसाब से इम्यूनाइजेशन देंगे, क्योंकि पिटियोसिस का भी इंजेक्शन उसको लगता है, तो उस हिसाब से हमें ओवरऑल उसको ट्रीट करना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनाइजेशन हम परफेक्ट कर सके। उसके अलावा जो भी उसका डोज है कैलकुलेशन करके उसको डोज देना चाहिए, और वो भी 14 डेज तक हमें डोज देना चाहिए, नोबलाइज करना चाहिए, ताकि उसकी ऑक्सीजन थेरापी से उसका जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल कर सके ओवरऑल। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।